आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 24 और वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा का पार्ट 6। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम यानी संतुलन किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, और उस पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। आज की जो वीडियो है ये वर्क पावर एनर्जी की लास्ट वीडियो है। आज ये फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चंस भी इसी वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूंगा। जनरली मैंने आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन रह गए हैं या कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस और अभी कराने बाकी हैं वो मैं आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर लूंगा, ठीक है। तो एक मेरा लास्ट टॉपिक बचा है पावर। पावर होता क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पावर, ये मेरा लास्ट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का। पावर यानी शक्ति। पावर को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल इस बात को समझो, अगर कोई लड़का 5 मिनट में 1600 मीटर की रेस मार रहा है और वही लड़का यानी कोई और दूसरा लड़का 3 मिनट में या 4 मिनट में 1600 की रेस मार रहा है, 1600 मीटर की। अब आप बताओ आप क्या बोलोगे भाई, जो 3 मिनट में या 4 मिनट में जो रेस मार रहा है 1600 की, तो आप क्या बोलोगे भाई इसके अंदर पावर ज्यादा है। तो पावर को हम जब डिफाइन करते हैं तो बहुत कम समय में जो चीज हम कर लें इन कंपैरिजन ऑफ अदर, तो हम बोलते हैं उसकी पावर क्या है, उसके अंदर ज्यादा है, उसके अंदर शक्ति क्या है, ज्यादा। तो पावर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके साथ टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसका कम समय में वही आदमी काम कर रहा है तो हम बोलते हैं पावर उसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। तो पावर को इस तरीके से लिखा जाता है वर्क अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखो वर्क की इसकी यूनिट क्या होती है, यानी इसको लिख दूं मैं कार्य बट्टे समय, हिंदी में कार्य बट्टे समय। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है वर्क की, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, वाट। तो क्लियर। तो पावर का फॉर्मूला आ गया वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट आ गई जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट। बस आपका चैप्टर हो गया फिनिश। इसमें इतना ही है पावर के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो वर्क पावर एनर्जी पर है वो कराने जा रहा हूं, ठीक है। इसको आप नोट करो तब तक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन हुज वेट इज, a person whose weight is 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, takes 15 यानी 15 किलोग्राम ऑब्जेक्ट टू अ बिल्डिंग ऑफ 10 मीटर हाइट, of 10 मीटर हाइट in 3 मिनट, ये क्वेश्चन आपकी लूसेंट की किताब का है, ठीक है। हिज एफिशिएंसी विल बी, तो उसकी इफिशियंसी आपको बतानी है, दक्षता बतानी है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20% और ऑप्शन सी 30%
और ऑप्शन डी 40%। ठीक है, तो सवाल में ये बोल रहा है कि कोई इंसान है और उसका वेट कितना है 60 kg। ठीक है, तो देखो ये एक इंसान है यहां, ठीक है, और इसका जो वेट है वो कितना है 60 kg, और 15 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ये अपने सर के ऊपर रख रखी है इसने। ऐसे सोचो, इसके सर के ऊपर कितना है, इस बॉडी का वेट कितना है 15 kg अपने सर के ऊपर उसने रख रखा है, और ले जाके ये 10 मीटर हाइट की सीढ़ी पर, बिल्डिंग पर, 10 मीटर की हाइट की बिल्डिंग पर चढ़ रहा है। कितनी देर में, 3 मिनट में। तो हमसे बोल रहा है इसकी इफिशियंसी बताओ। इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता। तो इसकी दक्षता क्या होगी, तो पहले आप इफिशियंसी को समझो। इफिशियंसी होता क्या है ना, इफिशियंसी यानी दक्षता, इफिशियंसी यानी दक्षता। तो दक्षता को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज में निकलवाए तो इंटू 100%। आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत, और इनपुट को बोलते हैं निवेश। ये तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो बात समझने लायक है वो ये कि आउटपुट किसे कहते हैं और इनपुट किसे कहते हैं, वो बात आपको समझने की जरूरत है। यानी आउटपुट बोले तो निर्गत और इनपुट बोले तो निवेश किसे कहते हैं। देखो, आउटपुट का मतलब होता है कि जो इंसान बिल्डिंग पर 10 मीटर की हाइट की बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, तो वो कितना सामान अपने ऊपर ढोके ले जा रहा है, उसका वेट, उसे बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट में क्या जाता है, जो आप ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो, जो आप ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो उसका वेट। तो आउटपुट का मतलब क्या आ गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप लेके जा रहे हो। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या हो गया, खुद का और उस ऑब्जेक्ट का वेट, दोनों का कहलाता है इनपुट। तो मैं बोल दूं वेट ऑफ पर्सन प्लस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका कहलाता है इनपुट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो लगा दो फॉर्मूला इफिशियंसी का, यानी आउटपुट का फॉर्मूला क्या आ गया, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से हम बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं, तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस में स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। भाई हाइट पर चढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा, वो कितनी होती है mgh। और यहां नीचे क्या आ जाएगा, पर्सन का पोटेंशियल एनर्जी प्लस और किसकी, ऑब्जेक्ट की mgh। तो स्मॉल mgh ये आपका ऑब्जेक्ट का है, इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल mgh इस इंसान की जो चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहां से mgh, तो इसका वेट कितना है 15 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का, तो mg की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये वेट हो गया, तो 15 किलोग्राम इंटू h, या पुट कर दो वैल्यू, वैसे भी कैंसिल होनी है h आप पुट करना चाहो तो कर दो। कितनी हाइट पर जा रहा है वो 10 मीटर पर, अपॉन ये आपका mg, ये किसका आ गया पर्सन का कितना 60 इंटू हाइट 10 प्लस ये mg किसका वेट आ गया ऑब्जेक्ट का, जो कि कितना है 15 गुणा 10। अब आप 10 कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे से खत्म, तो बचा क्या 15/60 प्लस 15 गुणा 100%। तो ये कितना आ गया 75। तो 15 पन्ना 75 और 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। यानी उसकी कितनी इफिशियंसी है, दक्षता कितनी है 20%। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट करो, इसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट कराता हूं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, यानी यदि, इफ u बराबर 3ax³ माइनस 2bx², ये भी क्वेश्चन आपकी लूसेंट की बुक का है ना। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, देन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट
स्प्रिंग कांस्टेंट या मैं बोलूं फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक किससे रिप्रेजेंट करते थे हम इसे? के से। ये आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए 8b और ऑप्शन सी 6b और ऑप्शन सी 4b और ऑप्शन डी 2b। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप पहले करो पहले, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर ये चीजें आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट करो। देखो यहां आपको पोटेंशियल एनर्जी वो आपको दे रखी है 3x³ माइनस 2bx², और हमसे बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के का मान आपको बताना है क्या होगा। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो मैंने आपको क्या बताई थी, माइनस du/dx बराबर 0, या मैंने आपको बताया था और नेट फोर्स बराबर 0। ये तो फोर्स की फॉर्म में था और ये किसकी फॉर्म में था? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, तो देखो इस टर्म में d²u/dx² बराबर होता है k। ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, d²u/dx² बराबर k। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसका पहले इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका, तो यानी इसका करो du/dx, तो क्या निकल के आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर दो 9ax² माइनस 4bx, और हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो du/dx बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 पुट कर दो आप, ये आ जाएगा 9ax² माइनस 4bx। आपको कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? x, तो 9ax माइनस 4b। ठीक है, ये तो ये x तो 0 आ गया, बचा क्या? 9ax माइनस 4b बराबर 0। तो 9ax बराबर 4b, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4b/9a। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 4b/9a। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका आप डबल डिफरेंशिएशन करो यहां से, d²u/dx² बराबर 18ax माइनस 4b। ठीक है, और हमें पता है d²u/dx² बराबर क्या होता है? k। तो पुट कर दो यहां k बराबर 18a और x की वैल्यू कितनी है? 4b/9a। पुट कर दो 4b/9a माइनस 4b। तो आप देखो 9a इंटू 18 2 टाइम्स, तो ये कितना बचा? 8b माइनस 4b, तो कितना आ गया ये? 4b। तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की? 4b। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट करो बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार मेरे ऑफलाइन बैच के अंदर ये सवाल पूछा गया है मुझसे, है ना। ये भी आपका लूसेंट का सवाल है और कुछ भी नहीं है, आसान है, लेकिन इसमें डाउट रहता है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं यहां। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन माइक्रोग्राम ऑफ मैटर is converted to energy, the amount of energy released will be, यानी ये बोल रहा है हिंदी में, एक माइक्रोग्राम द्रव को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर, यानी एक माइक्रोग्राम को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है, ये हमसे निकलवा रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका 9 × 10⁻7 जूल, ऑप्शन बी है 9 × 10⁻11 जूल, और ऑप्शन सी है
9 इंटू 10⁻14 जूल, और ऑप्शन डी है 9 इंटू 10⁻4 जूल, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो माइक्रोग्राम किसमें, यानी क्या बोल रहा है कि माइक्रोग्राम को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करो, ऊर्जा में कन्वर्ट करो, तो माइक्रोग्राम से जब उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कितनी ऊर्जा रिलीज होगी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, उत्पन्न होगी उसमें से, वही हमें बताना है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है एनर्जी रिलीज होने का, वो होगा E बराबर mc²। m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, यानी प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸। अब मास आपको सवाल के अंदर दे रखा है माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम इसका मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या, किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻3, तो इसको सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9। तो मास तो आपका इतना आ गया 10⁻�9। ठीक है, यहां पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, इसके अंदर, तो ये आ जाएगा E बराबर m कितना है 10⁻⁻9, और C कितना है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो इसको, 10⁻⁹, 3 का स्क्वायर 9, और 10 8 2 जा 16, तो कितना आ गया 9 इंटू 16 में से 9 गए तो 7। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी कन्वर्ट करते टाइम, 9 इंटू 10⁻7 जूल। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको इसके बाद बताता हूं। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t, एंड टाइम t फॉर अ बॉडी ऑफ मास, फॉर अ body of mass 2 kilogram moving under the action of a force is given by, of a force is given by x equals to t cube upon 3, calculate the work done, calculate the work done by the body in first 2 second, in first 2 second। ऑप्शन ए 1600 जूल, ऑप्शन बी 160 जूल, और ऑप्शन सी 16 जूल, और ऑप्शन डी 1.6 जूल। ठीक, तो सवाल हमसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, टाइम मतलब समय, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन आपको दे रखा है x बराबर टी क्यूब अपॉन 3, और बॉडी का मास यानी द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि वर्क बताना है बॉडी का पहली 2 सेकंड में, पहली 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड, यानी पहली 2 सेकंड में वर्क बताओ वो कितना करेगी। अगर किसी 2 किलोग्राम की बॉडी को हम उस पर फोर्स कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन ये है, यानी विस्थापन और समय में, तब बॉडी पहले 2 सेकंड में कितना वर्क करेगी। पहले 2 सेकंड का मतलब क्या है, 0 से लेके 2 सेकंड तक, यानी टाइम सबसे पहले 0 और फाइनल टाइम क्या है 2 सेकंड। इनिशियल टाइम क्या है 0 और फाइनल टाइम क्या है 2 सेकंड। तो 0 से लेके 2 सेकंड तक वो कितना वर्क करेगी ये मैं बताना है। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है, इसकी हेल्प से हमें काम करेंगे, x बराबर टी क्यूब अपॉन 3। अब देखो हमसे वर्क निकलवा रहा है, पहले तो आप ये बात समझो, वर्क। अब हमें इतना पता है
कि वर्क हमसे निकलवा रहा है, हमारे पास यहाँ डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो लॉजिकली सोचो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसका डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के साथ। अगर डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूंगा तो क्या निकल आएगी, वेलोसिटी यानी वेग, और वो कितना हो जाएगा 3t² 3 से 3 कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई उस बॉडी की, t²। ये बात तो क्लियर है। इतना तो हिंट मुझे इस क्वेश्चन से मिल रही है कि मैं टाइम के साथ अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, वेलोसिटी, और वो कितनी आ गई t²। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले टाइम 0 है और बाद में टाइम कितना है 2 सेकंड। तो शुरुआत में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग टाइम 0 पर, वो कितना हो जाएगा, पुट कर दो 0² 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल टाइम, जब टाइम कितना है यानी फाइनल वेलोसिटी कितना टाइम है 2 सेकंड पर, कितना हो जाएगा 2² कर दो 4 मीटर पर सेकंड। यानी जब टाइम 0 है उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम 2 सेकंड है उस टाइम उस बॉडी की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास पता है मुझे वर्क निकालने के लिए यहां से एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि मैं ये यूज कर सकता हूं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। और आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूं, ये बात क्लियर है। अब आप एक काम करो, हाफ और m कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा bf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो देखो मास कितना दे रखा है बॉडी का 2 किलोग्राम, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16 माइनस इनिशियल 0 का स्क्वायर 0, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा 16 जूल। तो कितना वर्क करेगी वो बॉडी 16 जूल। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसको नोट करो, इसके बाद फिर नेक्स्ट करा दो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टू बॉडी ऑफ मास, if two body have, if two bodies of mass is 4 kilogram and 9 kilogram, ठीक है, and their ratio of kinetic energy is 9:4, then the ratio of linear momentum, linear momentum यानी सवाल ये बोल रहा है कि दो बॉडी है, एक बॉडी तो ये है, ठीक है, बॉडी ए मान लो, और एक दूसरी बॉडी ये है। तो इसका द्रव्यमान यानी मास m1 है और इसका मास m2 है। तो इसका जो मास दे रखा है वो 4 किलोग्राम दे रखा है और इसका मास 9 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है E1 और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है E2। अब उन दोनों का अनुपात है E1 और E2 का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:4। तो हमसे बोल रहा है अगर इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग P1 है और इसका भी क्या है P2, तो P1 बट्टे P2 यानी लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 4:9 और ऑप्शन सी 2:3 और ऑप्शन डी 16:81। ठीक, ये हमसे उसने ऑप्शन दिए। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। देखो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और मास और मोमेंटम तीन चीज है, यानी लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, मास मतलब द्रव्यमान
और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, 3 चीजें। इनका रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर मोमेंटम बराबर एक रिलेशन बताया था मैंने 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, आपको याद होगा, ठीक है। तो अब निकाल दो यहां से P1 बट्टे P2 बराबर क्या आ जाएगा 2, मास क्या है m1, काइनेटिक एनर्जी क्या मान ली मैंने E1 अपॉन रूट 2 इंटू m2 इंटू E2। ये बात क्लियर है। तो देखो 2 से 2 खत्म। अब आप देखो मास क्या है m1 बट्टे m2 कितना हो जाएगा 4/9, 4/9 इंटू एनर्जी कितनी हो जाएगी 9/4 का रेशियो 9/4, और एक इसमें रूट में 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बचा कितना 1 रेशियो होगा। तो आपका आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और मैं वीडियो के अंदर बहुत सारे सवाल लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी पर करा चुका हूं, तो उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से जरूर देख लेना, ठीक है। अब एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरूर देखो और उसको आप करने की सबसे पहले कोशिश करना, ठीक है। पहले इसको नोट करो। देखो सवाल क्या है कि सवाल क्वेश्चन नंबर 6, सवाल ये बोल रहा है कि यहां एक टेबल है मेरे पास, ये टेबल एक मानो सपोज करो एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर चेन पड़ी हुई है, कोई एक चेन है, ठीक है। ये चेन पड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज चेन, ये एक चेन है। अब इस चेन की जो लेंथ है वो L है, कैपिटल L। तो L क्या है, लेंथ ऑफ, या मैं यूं बोलूं टोटल लेंथ ऑफ चेन, है ना, टोटल लेंथ ऑफ चेन। तो चेन की कुल लंबाई है, और इस चेन का मास भी दे रखा है, तो टोटल मास ऑफ चेन वो क्या है आपका कैपिटल M। ये 2 चीज आपको दे रखी है कि टोटल लेंथ L है और टोटल मास इसका चेन का क्या है जो इस पर पड़ी हुई है, इसका M है। तो सवाल हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट इट विल नॉट स्लिप, यानी हमें इस चेन की मैक्सिमम लंबाई बतानी है जब ये चेन क्या ना करे, स्लिप ना हो। यानी ये जो चेन है ना नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं आए, ये स्लिप ना हो, वो हमें लंबाई निकालनी है। यानी ये वाली हमें लंबाई बतानी है जब ये रिंग स्लिप ना हो। एक ऐसी कंडीशन आ रही होगी कि बिल्कुल रुक जाएगी स्लिप करना, तो वो हमें बतानी, वो लेंथ क्या होगी। और यहां सवाल के अंदर आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। वो क्या है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक। फ्रिक्शन ये चिकनी नहीं है, ये घर्षण गुणांक है, ठीक है, घर्षण गुणांक। और इसके ऑप्शंस के मैंने, ऑप्शन ए म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू, और ऑप्शन बी है इसका म्यू 1 प्लस L अपॉन L, और इसका ऑप्शन सी है म्यू अपॉन 1 प्लस L, और ऑप्शन डी है इसका म्यू स्क्वायर L 1 प्लस म्यू। ये आपको इसके ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो सवाल को आप पहले समझो, ये वाली जो लेंथ है, ये पूरी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो L दे दी है। मुझसे क्या बोल रहा है कि ये वाली जो चेन है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली मुझे कैलकुलेट करके बतानी है मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, ठीक है, जब ये रिंग यानी जो चेन है वो स्लिप करना स्टार्ट नहीं कर रही है, यानी स्लिप नहीं कर रही है, वो मुझे आपको बताना है उसकी कितनी लंबाई रही होगी जब ये स्लिप करना बंद कर जाए।
स्लिप ना करे, है ना, ये आपको कंडीशन बतानी है। मान लो ये मैंने इसकी जो लेंथ है वो मान ली x, ये वाली नीचे वाली x, और टोटल कितनी है l लंबाई है पूरी चेन की, और ये मैंने x मान ली, तो बची कितनी है l माइनस एक्स। तो ऊपर वाली क्या बची l माइनस एक्स, अगर ये x मान ली तो टोटल में से घटा दो, बचेगी ये l माइनस एक्स। ये बात क्लियर है। अच्छा अब आप देखो इस स्प्रिंग पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स, दैट इज व्हाट mg। क्या लग रहा होगा mg, जबकि इस पूरी स्प्रिंग का मास क्या दे रखा है, बड़ी M, कैपिटल M, और मुझे इस वाली स्प्रिंग का, सिर्फ इस वाली स्प्रिंग का जो नीचे लटक रही है, इस स्प्रिंग का मैंने स्मॉल मास मान लिया M। अब यहां थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं और इसको समझना आप कि L लेंथ के लिए, L लंबाई के लिए तो मास कितना है कैपिटल M, तो एक यूनिट लंबाई के लिए कितना हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। भाई 5 रुपए की 6 टॉफी, तो 1 रुपए की कितनी आ जाएगी 6/5, सीधी सी बात है, क्लियर। तो x लेंथ के लिए यानी x यूनिट लेंथ के लिए कितना आ जाएगा आपका m/l इंटू x। ये बात क्लियर है। दोबारा समझो, l लेंथ के लिए, टोटल लेंथ l के लिए मास कितना है टोटल m, तो एक यूनिट लंबाई के लिए कितना मास m/l, और x लंबाई के लिए कितना मास m/l इंटू x। यानी जो स्मॉल m निकल के आ गया वो कितना आ गया, इसके लिए जो इसका जो मास मैंने स्मॉल m माना था वो आ गया m/l इंटू x, और ये आ गया g। ये कंडीशन आ गई। सेम आपको ऐसे इसके लिए निकाल दो आप l माइनस एक्स के लिए। देखो टोटल लंबाई के लिए मास कितना m, एक यूनिट लंबाई के लिए मास कितना m/l, तो l माइनस एक्स यूनिट लंबाई के लिए कितना आ जाएगा मास m/l इंटू l माइनस एक्स। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखो जब ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खिसक रही होगी तो यहां एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स F, यानी फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज घर्षण बल, घर्षण बल। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू एन, या जिसे क्या बोलते हैं म्यू mg, यानी ये वाला मास, तो ये मास क्या है यानी l माइनस एक्स के लिए मास कितना आ जाएगा ये वाला, तो आप स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं म्यू इंटू m/l इंटू l माइनस एक्स। ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो m की जगह क्या पुट कर सकते हैं ये, और इंटू g। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स निकल के आ गया जो पीछे की तरफ लग रहा है। अब आप सोचो ये स्लिप करना कब बंद करेगी, जब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नीचे वाला ग्रेविटी फोर्स mg, ये दोनों क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा mg तो स्लिप कर जाएगी, यानी नीचे अगर mg ज्यादा लग जाएगा तो स्लिप कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये दोनों जो फोर्स है ये बराबर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, यानी ऐसा हो कि फ्रिक्शन फोर्स इस mg के बराबर हो जाए, mg बोले तो m/l इंटू एक्स इंटू जी। अगर ये कंडीशन रहे तो इस केस पर ये स्लिप नहीं करेगा, यानी इस कंडीशन पर इट विल नॉट स्लिप, इट विल नॉट स्लिप, इस कंडीशन पर, यानी फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटी फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ऐसे केस में स्लिप नहीं करेगा। अब आप निकाल दो F की वैल्यू कितनी है म्यू m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी बराबर आपका ये आ गया, और ये कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स की, सॉरी माफ करना, यानी ग्रेविटी फोर्स mg की m/l इंटू एक्स इंटू जी। तो ग्रेविटी फोर्स बराबर किसके रख दी मैंने फ्रिक्शन फोर्स के। अब आप देखो m/l से m/l कैंसिल, एक g से g खत्म, बचा क्या, ये आ गया आपके पास यहां देखो, ये आ गया म्यू l माइनस एक्स बराबर x। तो आप यहां से मल्टीप्लाई करो म्यू l माइनस म्यू एक्स बराबर x, तो म्यू l बराबर ये आ जाएगा x, 1 प्लस म्यू कॉमन, और हमें ये लेंथ निकालनी थी x, x बराबर क्या आ जाएगा म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। ये कंडीशन आ गई, यानी वो लेंथ निकल के आ गई
जो कि स्लिप नहीं करेगी। म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, तो आप देखो म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और वर्क पावर एनर्जी की वीडियो के अंदर आपको मैंने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस कराता गया हूं। आप जितना मैंने कराया है इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो। इतना आप कर लो, इतना आप अगर आराम से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी वर्क पावर एनर्जी में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। अब वर्क पावर एनर्जी तो होता है फिनिश, इसके बाद जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो होगा ग्रेविटेशन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, नेवी के फॉर्म फिल होना तो स्टार्ट हो ही गए, ठीक है, तो इसको आप समझो, नेवी के जो सिलेबस में आता है वो आप ध्यान से समझो। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं नेवी के लिए, नेवी में आता है साइंस का पोर्शन, साइंस, और साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ऐसा ही नहीं कि फिजिक्स पर लगे रहो, केमिस्ट्री का भी पोर्शन आता है, बायोलॉजी का भी सेक्शन आता है। केमिस्ट्री के 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के भी 3-4 सवाल होते हैं। करीब करीब 16-17 सवाल फिजिक्स के होते हैं और 8 से 9 सवाल आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं साइंस के सेक्शन में। तो ये एक मेजर पोर्शन होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करा सकता हूं बहुत अच्छे से। और जो नेवी AA का सिलेबस है उस पर मैं आपको कल एक वीडियो बना के दे दूंगा कि जो नेवी AA का सिलेबस है यानी जो साइंस सेक्शन का वो क्या है। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।